सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा था कि हम कर रहे हैं टर्म 2 फिजिक्स क्लास 12 का वन शॉर्ट रिवीजन, यानी हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कंफर्म है, इसमें से ही 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस यहीं से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। उससे पहले बात करते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आप चाहे तो कंप्यूटर कक्षा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिजिक्स विद अभी सिंह को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ भी आपको रेगुलर अपडेट सारे एजुकेशन से रिलेटेड आपको मिलते रहते हैं। चलिए बात करते हैं हमारा। सबसे पहले आपका जो पहला जो क्वेश्चन आएगा, जो आपका लिए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का। ये आपसे 3 मार्क्स में भी पूछा गया है और 5 मार्क्स में भी आने के चांसेस रहते हैं। तो ये रहता है सबसे पहला जो हम बता रहे हैं, ये आपका कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो अगर कभी भी अगर आपसे पूछा जाए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का, तो ये होता है आपका कंडक्टर का। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर क्या है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए रहते हैं। जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर मेरा सेमीकंडक्टर का लेक्चर देख सकते हैं। वहां पर मैंने टोटल 4 लेक्चर में पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर आपको कंप्लीट किया था। बात करते हैं सेकंड हमारा आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये चीज होता है हमारा इंसुलेटर। यानी इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में जो एनर्जी का बैंड गैप होता है, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कितना हो जाता है आपका 3 वोल्ट से ज्यादा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब ज्यादा एनर्जी बैंड गैप होगा तो इसे हम कहते हैं इंसुलेटर। तो ये डायग्राम आपको प्रॉपर तरीके से एग्जाम में भी बनाना है। और लास्ट होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो ये हो जाता है लास्ट में हमारा सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो एनर्जी बैंड गैप है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी बैंड गैप है, वो आपका कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, बात समझ आ गया। इधर आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है ना, ये भी ध्यान रखना, ये भी आपको ऐसे मार्किंग करना है साइड साइड में, छोड़ना नहीं है एकदम। ठीक है, तो आपका एक्स वाई एक्सिस में क्या जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ठीक, आपको दिखेगा कि जब आपने बात किया था कंडक्टर में, तो उसमें ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड थे, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करता है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा था। और यहाँ पर जो एनर्जी का बैंड गैप होता है वो नियरली इक्वल टू 0 हो जाता है आपका फर्स्ट यानी कंडक्टर के लिए। तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट हमारा कंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड कितना होता है, लगभग लगभग 0 होता है। बात करते थे हम अगर इंसुलेटर में, तो ये बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, मतलब जब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा नहीं सकता है, और यहाँ पर इम्पिटी कंडक्शन बैंड होता है। और लास्ट नंबर बात करते हैं सेमीकंडक्टर में, तो यहाँ जो बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, यानी अगर इसको कुछ हम एनर्जी सप्लाई करें या फिर थोड़ा सा अगर बाहर से थोड़ा सा भी इसको एनर्जी दे तो ये बैंड गैप कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ऊपर जंप कर जाते हैं। तो ये हो गया आपका बैंड गैप बैंड डायग्राम। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज रहा। सबसे पहला जो हमारा बैंड गैप है वो किसका लिए है, ये आपका कंडक्टर के लिए, यानी आपका ये चालक के लिए है। ठीक है, दूसरा जो बैंड गैप मैंने बनाया था ये हमारा था कुछ चालक के लिए, यानी इसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक, मतलब सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो ये भी आपको डायग्राम बनाकर आना है प्रॉपर तरीके से, तभी प्रॉपर मार्क्स मिलेगा। बात समझ आ गया, आपको देख लो अच्छे से तरीके से यहाँ समझ लो, और बैंड गैप कितना होता है वो भी देख लो कि कंडक्टर में ये नियरली इक्वल टू 0 होता है, इंसुलेटर में ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, और आपका अर्धचालक या सेमीकंडक्टर में ये बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बात समझ आ गई। नोट्स बनाना, अपने हैंडरिटन नोट्स लिखाकर इसको प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बात को समझते रहना अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्रिएट करो। अगर आपसे कभी पूछा जाए आता है अगर 3 मार्क्स में, तो इसमें से आप कोई भी 3 डिफरेंस लिख देना। कौन कौन होगा, ये आपका फर्स्ट होगा, ठीक है, ये दूसरा होगा, ये आपका थर्ड कंडीशन है, ये फोर्थ कंडीशन है, और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, ये फिफ्थ कंडीशन है ना। इसको भी कोशिश करना कि अगर आप एग्जाम में अगर बना पाओ तो अच्छी बात है। किसी आपसे एग्जाम में ये भी पूछा गया, जो मैं फिफ्थ नंबर बना रहा हूँ बैंड डायग्राम, किसके लिए, एन टाइप के लिए ये वाला बनता है और पी टाइप के लिए ये होता है। ठीक है, इसको मैंने आपको पूरा पूरा चीजों को एक्सप्लेन भी किया था अपने वीडियो में, तो वहां पर जाकर देख लेना कि डोनर एनर्जी लेवल क्यों कंडक्शन बैंड के ऊपर आ जाता है एन टाइप में, और एक्सेप्टर लेवल क्या होता है, ये वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और जो ऊपर हमारा डोनर लेवल है, डोनर एनर्जी लेवल, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। बात करते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम, एन टाइप और पी टाइप कंडक्टर क्या होते हैं। तो एन टाइप का बनता है, कैसे बनता था एन टाइप सेमीकंडक्टर, आपने पता होगा कि व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम इच डोप्ड बाय पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, ये मतलब ऐसा इंप्योरिटी जिसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट। मिलाएंगे तो इस टाइप का जो हमारा नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं।
पी टाइप की बात करो तो पी टाइप क्या होता है कि जब एक प्योर सेमीकंडक्टर में हम डोप करते हैं, क्या करते हैं डोप, तो सर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ट्राइवेलेंट मतलब ऐसा एटम जिसके वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन हो। कौन हो सकता है हमारा, बोरान एंड एल्युमिनियम हो सकता है। देन रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर, यानी अब जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा, सिलिकॉन में हमने जब बोरान या एल्युमिनियम मिक्स किया, तो अब जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये आपसे आता है डिफरेंस लिखने। याद रखना एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंटली मेनली फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन से कारण होता है, क्योंकि एन टाइप में क्या ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो करंट मेनली फ्लो करता है वो नियरली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। पी टाइप में जो हमारा करंट फ्लो करता है वो मेनली ड्यू टू होल से कारण करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का भी करंट फ्लो करता है लेकिन बहुत कम ना, बहुत कम है, और होल से कारण बहुत ज्यादा है। तो हम नियरली इक्वल टू कहते हैं कि उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो सिर्फ होल के कारण करता है पी टाइप में। थर्ड पॉइंट आते हैं तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का संख्या होल की संख्या में बहुत ज्यादा होता है, यानी एन ई इज मच मच ग्रेटर देन एन एच, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल से बहुत ज्यादा है। पी टाइप की बात करोगे तो यहाँ पर जो दिखेगा कि जो नंबर ऑफ होल्स है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या में बहुत ज्यादा है। फोर्थ पॉइंट में हमने वही चीज लिख लिया है कि एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें माइनॉरिटी कौन हो जाएगा, होल्स। पी टाइप में उल्टा हो जाएगा, यानी मेजोरिटी हो जाता है होल्स क्योंकि इसमें होल की संख्या ज्यादा है, और माइनॉरिटी मतलब हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। ठीक है, बात समझ आएगा। ये आपको डायग्राम याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपसे आपके मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सबको मैंने क्या है एक जगह समराइज कर दिया, ये हो गया हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं अब थोड़ा सा बात करते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, तो वहां भी सब कुछ सेम है, मैंने इसको बस इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कारण मत समझना कि सर आप इंग्लिश में कुछ और बताते हैं और हिंदी में कुछ और बताते, नहीं, सब कुछ सेम है, जो मैंने वहां बताया है वही चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, इसका आप थोड़ा सा हिंदी में आप थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेना ना, डोनर एनर्जी लेवल और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का मतलब। ठीक है, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, आपका नोट्स भी होगा, तो वहां जाकर देख लेना, नहीं तो आप जाकर इसको एनसीईआरटी में भी चेक कर लेना, एनसीईआरटी अगर बुक होगा तो वहां पर आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में इसका हिंदी मतलब मिल जाएगा, किसका, डोनर एनर्जी लेवल और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में। अब देखो मैंने यहाँ सब चीज को एक जगह समराइज कर दिया। व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग, तो कहते हैं जब किसी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल को अगर हम बैटरी के एंड साइड से कनेक्ट कर दें, तो इस टाइप का जो बाइसिंग होगा उसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। एग्जाम में मैंने क्या बताया आपको, इस टाइप से अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करोगे तो मार्क्स मिलता है ना। एग्जामिनर को मैंने क्या कहा था, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करता है, तो उसने ये चीज मैंने बताया था, अंडरलाइन करना चाहिए वो पेंसिल से, है ना, ताकि एग्जामिनर को लग जाए कि आपने क्या लिखा है और वो आप किस पॉइंट को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, है ना। मेन पॉइंट क्या है, यही पॉइंट है ना कि पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी को हम पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को एन साइड से कनेक्ट करते हैं, तो इस टाइप के बाइसिंग को फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। बात समझ आ गया। इसके बारे में 2 पॉइंट लिख लेना कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट फ्लो करता है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करता है ना। अब देखो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, यानी पी टाइप में जो करंट फ्लो करेगा वो होल से कारण होगा, और एन टाइप में क्या होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से कारण होता है। तो इसमें दोनों के कारण करंट फ्लो करता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों, है ना। और वहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, पी टाइप में होल्स है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें जो करंट फ्लो करता है वो किस ऑर्डर का होता है, वो मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है। ठीक, इसका मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, दिख रहा होगा कि जो पी टाइप है और दूसरा साइड हमारा एन साइड है, एन टाइप है, एन साइड। इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल को हमने जोड़ा है बैटरी के पी साइड से, है ना, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा होगा, नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने जोड़ा है बैटरी के इन साइड से। दिख गया, ये आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। ठीक, इसका ग्राफ बनाना है, आपसे पूछा जाता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाओ, तो ये भी आपको बनाना है डायग्राम कि कैसे कैसे करंट वेरी करता है। अब देखोगे कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना। मैंने पहले भी कहा था कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर हमारा जो वोल्टेज है वो नहीं बढ़ता है ना, यानी यहाँ पर हमारा जो लीनियर जो ग्राफ है वोल्टेज और करंट के बीच में वो फॉलो नहीं होता है। इस पॉइंट को भी याद रखना, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट, और करंट किस में होगा, मिली एम्पियर में। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, अगर ऐसे ज्वाइन करो तो इस चीज पॉइंट को लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। बात समझ आ गया। फॉरवर्ड बाइसिंग में छोटा पॉइंट्स मैंने लिखा है ना, ऐसे टाइप से आपको लिखना है, यानी हर पॉइंट पे यहाँ पर मार्क्स है, समझ लेना। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, इस पे भी आपको 2 मार्क्स मिलेगा।
2 पॉइंट इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख लोगे, 1 और 2 पॉइंट, इस पे आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। एक डायग्राम बना दोगे तो यहाँ से 2 मार्क्स मिल जाएगा, ये ग्राफ बना दोगे तो यहाँ से 1 मार्क्स मिल जाएगा, यानी 5 मार्क्स पूछा जाएगा। तो सब कुछ में आपका एक बैलेंस्ड आंसर यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें आपने कम शब्दों में हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, चलो ये रहा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपको ऐसा है अंडरलाइन करना है, जब बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को पी साइड से, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना कि जब बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को पी साइड से और बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल को एन साइड से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के बायसिंग को अगर बायसिंग कहा जाता है। इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी लिख लेना। करंट मिली एम्पियर में होता है, ठीक, और करंट जो फ्लो करता है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण होता है। ये इसका आप डायग्राम बना लेना, है ना, कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने जोड़ा पी साइड से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने जोड़ा एन साइड से। तो इस टाइप का जो हमारा बायसिंग होगा इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और ये आप करंट का डायग्राम बना लेना, है ना, कैसे करंट हमारा वेरी करता है वोल्टेज के साथ। ठीक, इसको हम नी वोल्टेज कहते हैं। इसका हिंदी मीडियम में थोड़ा सा आप चाहो तो इस फॉरवर्ड वोल्टेज को आप चाहे तो अग्र विभव बोल सकते हैं ना, और फॉरवर्ड करंट को हम अग्र धारा बोल सकते हैं। तो ये चीज आपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिख लेंगे, ठीक है। बाकी आपके पास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के पास उनका हिंदी में नोट्स होगा ही। बात समझ आ गया। अब आता हम इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है रिवर्स बायस के बारे में। तो फिर उल्टा हो जाता है, जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड। जब कनेक्ट करते हैं तो इस टाइप के बायसिंग को हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। ऐसे मार्किंग करना है एग्जाम में, ठीक। इसमें जो करंट फ्लो करता है वो मेनली मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो करता है। जो उसमें जो करंट फ्लो करता है ना, जो करंट फ्लो करता है ये मेनली मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के कारण फ्लो करता है। और उसमें जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है, मतलब बहुत कम होता है। अब मैंने क्या कहा कि जब बैटरी के पी साइड को हम जोड़ते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल कहने का मतलब है कि जहां का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो, है ना, जहां का पोटेंशियल कम हो, सिंपल सा बात यही होता है। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम जोड़ते हैं इन साइड से, मतलब इन साइड को वहां से जोड़ना है जहां पर बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक। यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा सा उल्टा बनेगा, इस चीज को आप ध्यान देखना, है ना, ऐसा बनता है उल्टा चीज हमारा पूरा का पूरा, ठीक। इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब इस पॉइंट पर वोल्टेज बढ़ाने के बाद पहले वोल्टेज बढ़ाओगे ना आगे आगे तो देखना करंट नहीं बढ़ रहा होगा। देखना यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो हम वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट नीचे नहीं बढ़ रहा है, और एक सडन पॉइंट पर आने के बाद करंट अचानक से बढ़ जाता है ना, बहुत सडनली करंट बढ़ जाता है। और इस जिस वोल्टेज पर करंट अचानक से बढ़ता है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, पहले तो करंट नहीं बढ़ना चाहेगा, बोलेगा नहीं बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा वोल्टेज आएगा जिसको बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। जैसे वो उसको वोल्टेज मिला वो पूरा पूरा अचानक से बहुत ज्यादा करंट फ्लो कराता है अपने ना सर्किट से, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना। ये जस्ट लाइक ऐसा ही है कि जैसे एक डैम होता है, डैम में आपने क्या रखा, पानी आप जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो डैम क्या है, पीछे से बहुत सारा फोर्स लग रहा है, पानी मतलब करंट, बहुत करंट आके रुका हुआ है। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा देगा तो क्या होगा, वो डैम टूट जाएगा और अचानक से बहुत ज्यादा पानी निकलता है। वैसा ही होता है कि यहाँ वोल्टेज यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाता है और अचानक से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है। बात समझ आ गई होगी, ठीक। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी सब कुछ मैंने बता दिया है कि जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी साइड से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एन साइड से जोड़ा जाता है तो इस टाइप के बायसिंग को पक्ष बायस कहा जाता है। इसमें जो करंट का फ्लो, करंट में जो मुख्य धारा मुख्य रूप से अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण होता है। इसमें जो करंट का ऑर्डर होता है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है। और इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को पी साइड से और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को एन साइड से, मतलब जहां का वोल्टेज ज्यादा होगा उसको एन साइड से जोड़ दो और जहां का वोल्टेज कम होगा बैटरी का उसको पी साइड से जोड़ दो। बात समझ आ गया। ये हमारा रिवर्स वोल्टेज होता है, ये ग्राफ याद रखना, ये रिवर्स करंट होता है और ये माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है, ये भी लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। बात समझ आ गई, पक्ष बायस अग्र बायस। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा जिसको आप पॉइंट नंबर आई थिंक 4 होगा ना, चेक कर लेना 4 होगा, ये 4 या 5 होगा। वो पूछा था हमसे जेनर डायोड के बारे में, और आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि व्हाट इज जेनर डायोड और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, और इसका सर्किट डायग्राम बता दो, इसका सिंबल क्या होता है बता दो, और ये कैसे वर्क करता है ये भी बता दो, ठीक। तो ये भी लिख लेना कि एक स्पेशल पर्पस का डायोड होता है जिसका डिजाइन किया जाता है अंडर रिवर्स बायस, है ना। तो जेनर डायोड को आप किस में यूज करते हैं, रिवर्स बायस में यूज करते हैं। इसको किस रीजन में यूज करते हैं, ब्रेकडाउन रीजन में। अब देखो ब्रेकडाउन रीजन है तो ये ग्राफ बना देना, है ना। अगर आपने लिखा है ब्रेकडाउन रीजन तो ब्रेकडाउन रीजन क्या था कि जब करंट अचानक से ऐसे सडनली फॉल करता है तो इस रीजन को हम कहते हैं ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है। तो यही होता है ना, यहाँ पे हमें मिलता था ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो इसे कहते हैं ब्रेकडाउन रीजन। तो ग्राफ बना लोगे तो ज्यादा अच्छा है,
है ना। ये क्या होगा, ये हमारा रिवर्स करंट होगा, है ना। ये क्या हो गया हमारा रिवर्स करंट हो गया नीचे। और इधर हमारा क्या होता है, इधर हमारा रिवर्स वोल्टेज होता है ना। जो भी हमने पढ़ा था रिवर्स यानी रिवर्स बायस जो पढ़ा था ना, वही चीज है यहाँ। ठीक है, तो ये पेंसिल से बना देना ना, दिखा देना कि यही हमारा ब्रेक डाउन रीजन है, मतलब इसको आप पेंसिल से दिखा देना एग्जाम में बनाकर, है ना। यहाँ से थोड़ा डार्क कर देना, दिखा देना कि इसी वोल्टेज रीजन में काम करता है हमारा जेनर डायोड। और इसका यूज हम कैसा करते हैं, इसका यूज हम करते हैं इन वोल्टेज रेगुलेशन में, हम इसका यूज करते हैं। बाकी सर्किट डायग्राम देख लेना, मैंने इस चीज को बहुत बार समझाया अपने अपने मॉडल सेट वाली वीडियो में भी, या फिर आप मेरा सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 3 देख लेना, वहां भी मैंने जेनर डायोड को बड़े अच्छे तरीके से वहां पर समझाया था। ठीक है, बाकी मैंने आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर लिखना कि जब हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इनपुट वोल्टेज मतलब ये फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज, जब इसको बढ़ाते हैं तो करंट थ्रू आर एस बढ़ता है। मतलब आर एस कहाँ, यहाँ जो हमें लगाया हुआ है दिख रहा है आर एस, और जेनर डायोड से भी करंट शुरू में क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ता है। अब अगर ऐसा बढ़ेगा तो क्या होगा, अब करंट बढ़ेगा तो V इक्वल टू आई आर होता है। तो वोल्टेज अगर बढ़ा, है ना, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ा। ठीक, तो मतलब कि करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी ड्रॉप अक्रॉस आरएस बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। लेकिन मैंने क्या कहा कि जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होता है, वो अपना अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रखता है। ठीक, यानी अब जेनर डायोड से अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो क्या बढ़ेगा उसका, V इक्वल टू आई आर होता है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस को कम होना पड़ेगा, यानी फिर रेजिस्टेंस को कम करता है ना। क्योंकि इसका रीजन क्या है, वोल्टेज क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि दिस इज बिकॉज इन ब्रेकडाउन रीजन जेनर डायोड वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इवन आफ्टर थ्रू द करंट थ्रू द जेनर डायोड चेंजेस एंड वाइस वर्सा, है ना। अब देखो जहां पर जो मैंने जेनर ये रीजन दिखाया, देखो इस रीजन में क्या वोल्टेज कितना बढ़ा है, वोल्टेज आपने बहुत कम बढ़ाया है, लेकिन करंट कितना बढ़ा है, देखो करंट इतना बढ़ गया। देख लो कितना करंट बढ़ा है, वोल्टेज हमने थोड़ा सा बढ़ाया लेकिन रिवर्स वोल्टेज कम बढ़ता है, लेकिन करंट बहुत सडनली बढ़ता है। मतलब हम मान सकते हैं कि रिवर्स वोल्टेज नहीं के बराबर बढ़ता है। ठीक, यानी इस प्रकार एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन इनपुट वोल्टेज, यानी इनपुट में आप अगर जैसे वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो वैसे वैसे इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ का होगा, वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएस, यानी आरएस के अक्रॉस भी उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करेगा विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड। लेकिन जेनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं करता है। और इस प्रकार क्या है कि वोल्टेज उसके क्रॉस कांस्टेंट है जेनर डायोड के क्रॉस। और जेनर डायोड के क्रॉस हमने क्या लगा के रखा है, एक पैरेलल में हमने एक लोड लगा के रखा है। देखो दोनों का वोल्टेज क्या है, पैरेलल में है, तो क्या होगा कि आरएल के क्रॉस यानी जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो भी क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, और हमारा एक वोल्टेज हमें रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा, मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज हमें मिलेगा। ठीक, अब मान लो इसके बाद क्या होता है, अगर हम वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जेनर डायोड से करंट अचानक से बहुत ज्यादा फ्लो करेगा और यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है कि पूरा 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 करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर जाता है और ऊपर का सर्किट कट जाता है ना। सर्किट कट जाएगा तो क्या होगा, ऊपर से हमारे आउटपुट में कोई भी करंट नहीं आएगा, कोई वोल्टेज नहीं आएगा, मतलब वो पूरा पूरा कट गया। ठीक, बात समझ आ गई। तो ये चीज आपको समझाना था, आप इस टाइप से पूरा चीजों को समझ बनाएंगे और एग्जाम में ऐसे डायग्राम बनाकर आएंगे। चलो इसके बाद हमारा जेनर डायोड, मैंने हिंदी में चीज समझाया है, पूरा का पूरा क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल भी यहाँ से याद रखना। ठीक, ये कहाँ किसमें ये वर्क करता है, तो ये पश्च दिशिक अभिनित में, पश्चित में वंचन क्षेत्र के मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज में पश्च दिशिक अभिनित मतलब रिवर्स में ये काम करता है, और इसका उपयोग हम वोल्टेज नियंत्रक के रूप में करते हैं। इसका ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, ये वोल्टेज नियंत्रक रूप में कैसे वर्क करता है वो मैंने बताया है पूरा, है ना, कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो आरएस और के अक्रॉस भी वोल्टेज बढ़ता है, और यानी करंट बढ़ता है, और जेनर डायोड के अक्रॉस भी करंट में वृद्धि होती है। लेकिन जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी वोल्टेज रिवर्स बायस में यानी जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज नहीं बढ़ता है, सिर्फ वोल्टेज कहाँ बढ़ेगा, सिर्फ आरएस के अक्रॉस वोल्टेज हमारा बढ़ता है ना। जेनर डायोड में नहीं बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, सिर्फ जो हमने आरएस लगाया था बस इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ता है। बाकी यानी इस प्रकार भंजन, यानी इस प्रकार जो हम कहते हैं कि जो भंजन चित्र है मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन है, वहां पर वोल्टेज जेनर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है यानी नियत रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि इसमें करंट के यानी इसमें सिर्फ क्या बढ़ेगा, सिर्फ चेंज होगा करंट का। ठीक है, बाकी सब कुछ देख लेना, मैंने सब कुछ लिखाया है, जो मैंने समझाया है वो चीज यहाँ पर हिंदी में लिखा है।
ठीक है, बात समझ रहे हैं, ये आपको जो डायोड के बारे में लिखने आए तो चीज लिखना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक होता है, जो टॉपिक नंबर इसको आप चाहो तो 6 कर सकते हो, है ना, जिसको हम बोलेंगे रेक्टिफायर। क्या होता है, तो ये एक डिवाइस होता है जिसका यूज करते हैं फॉर कन्वर्टिंग, कहाँ यूज करते हैं, कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा से डायरेक्ट करंट में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, है ना। अब हाफ रेक्टिफायर क्या होता है, जो सिर्फ इनपुट साइकिल के सिर्फ हाफ भाग को रेक्टिफाई करता है, मतलब हाफ भाग में ही वो करंट फ्लो कराएगा और अगले हाफ भाग में वो करंट फ्लो नहीं कराएगा। पूरा का पूरा चीज मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। अब देखो ये डायोड का पी साइड है और ये एन साइड है, ऊपर दिख रहा होगा छोटा, मैं लिख रहा हूँ पी साइड और एन साइड ना। डायोड को मैंने बताया कौन सा डायोड का पी साइड होता है और डायोड का कौन सा एन साइड होता है। तो देखो अभी क्या होगा, पॉजिटिव के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी डायोड के पी साइड से जुड़ा है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है, डायोड के एन साइड से, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा। यानी जब आपका इनपुट सिग्नल मिलेगा, है ना, जब इनपुट फर्स्ट हाफ साइकिल में देखना, फर्स्ट हाफ साइकिल में इनपुट सिग्नल जब होगा तो S1 पॉजिटिव में होता है और S2 क्या होता है, नेगेटिव में, है ना। S1 S2 आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार जो आपका पीएन जंक्शन होता है वो यानी पीएन जंक्शन जो डायोड डी है वो आपका फॉरवर्ड बायस में होगा ना, पीएन जंक्शन डायोड डी दिख रहा होगा डी, वो क्या आपका फॉरवर्ड बायस में है। यानी इस प्रकार करंट फ्लो करेगा, यानी करंट फ्लो करता है थ्रू लोड रेजिस्टेंस आरएल और हमें आउटपुट वोल्टेज भी मिल जाता है अक्रॉस आरएल। जब इसका आप उल्टा साइकिल देखोगे, नेगेटिव हाफ साइकिल, है ना, ये होता है हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल। दूसरा शुरू में हमने बनाया था पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में जस्ट चीज उल्टा कर लेना, देखो यहाँ ऊपर S1 को करना नेगेटिव और नीचे कर लेना पॉजिटिव, है ना, बस यही चेंज करना है इसमें आपको, बस इतना चेंज करना। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, यानी फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल में इनपुट सिग्नल में S1 हो जाता है नेगेटिव पोटेंशियल पर और S2 हो जाता है हमारा पोटेंशियल यानी पॉजिटिव पोटेंशियल पर। इस प्रकार हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस में आ जाता है और इस केस में प्रैक्टिकली नो करंट फ्लो करता है ना थ्रू लोड रेजिस्टेंस, यानी अब लोड रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि वो रिवर्स बायस में है ना। तो रिवर्स बायस में अगर कहा जाए, अगर आइडियल कंडीशन कहा जाए तो करंट फ्लो करता है हमेशा फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में करंट नहीं के बराबर फ्लो करता है क्योंकि करंट बहुत कम होता है ना, बहुत कम, तो उसको हम जीरो मान सकते हैं। तो रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई करंट आया नहीं, तो आरएल के अक्रॉस कोई भी हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। और ये इसका होता है इनपुट, और आपने डायग्राम पूछा था, वेव फॉर्म पूछा जाता है, इनपुट और आउटपुट सिग्नल, है ना। तो ये इनपुट और आउटपुट सिग्नल का ग्राफ है। ठीक, तो देखिएगा जब पॉजिटिव इनपुट साइकिल था तो हमें करंट से आउटपुट भी हमें मिला पॉजिटिव, लेकिन जब नेगेटिव हुआ तो हमें करंट क्या मिला, करंट क्या हो गया, करंट वहां पर हो गया जीरो। फिर आगे पॉजिटिव बढ़ेगा तो फिर हमें करंट मिलेगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। इस टाइप से ना हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा, या फिर से वोल्टेज कह लो चाहे से आप करंट कह लो। बात समझ आ गया। रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ रेक्टिफायर क्या होता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी सब कुछ रहा है यहाँ पर। आप भी ऐसे, है ना, ऐसे अंडरलाइन करना, अर्धचक्र धनात्मक में S1 धनात्मक और S2 धनात्मक विभव पर होता है, यानी पीएन जंक्शन संधि डायोड डी अगर अभिन्नत है, इस प्रकार प्रतिरोध RL से धारा प्रवाहित होती है और RL के शिखरों पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। और निवेशी संकेत के द्वितीय चक्र में यानी ऋणात्मक में S1 हो जाता है ऋणात्मक और S2 हो जाता है ऋणात्मक विभव पर। इस प्रकार आपका जो पीएन संधि डायोड है वो व्युत्क्रम अभिन्नत होता है, यानी पास्ट यानी रिवर्स बायस हो जाता है। इस स्थिति में लोड प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा और अतः आरएल के सिरों पर निर्गत वोल्टेज भी हमें नहीं मिलता है। यानी अतः निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत के संगत हमें एक ही दिशा में स्पंद मान निर्गत प्राप्त होता है, मतलब हमें आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है। बाकी इसका भी ग्राफ है ना, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ, ये आप बना लेना, है ना। ये इनपुट हो गया हमारा पूरा का पूरा, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट हमें नीचे मिल रहा है। तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, जब पॉजिटिव होगा तो मिलेगा, जब नेगेटिव साइकिल होगा तो करंट जीरो हो जाएगा, यानी आउटपुट सिग्नल जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव में फिर पॉजिटिव, नेगेटिव में फिर हो जाएगा जीरो। तो ये आपको पूरा बराबर साइन बना के आना है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, है ना। और पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा कर लेना, पॉजिटिव में S1 होगा पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, और नेगेटिव हाफ साइकिल में नीचे सेकंड फिगर में क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा नेगेटिव और S2 हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। बात समझ आ गया, पूरा पूरा चीज आपको लिखना पड़ेगा ऐसे एकदम प्रिसाइज वे में, बड़े अच्छे तरीके से मैंने ये सारे आंसर्स को लिखा है जिसमें आपका प्योर फिजिक्स का कंसेप्ट है, कोई कहानी नहीं है, जो पूछा जाए वो फैक्ट टू फैक्ट लिखा है, यानी शॉर्ट आंसर में आपने हर चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। बात समझ आ गई। चलो अब आते हैं हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है, इसमें हम दो डायोड यूज करते हैं और ये
बोथ साइकिल इनपुट को रेक्टिफाई कर देता है, मतलब ये दोनों साइकिल को डीसी में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कैसे? पॉजिटिव हाफ साइकिल में और एक नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम दो डायोड यूज करेंगे, तो पहले S1 पॉजिटिव होगा, S2 नेगेटिव होगा, तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड पीएन हो गया, ये भी हमारा पीएन हो गया। तो क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल क्या होता है, S1 पॉजिटिव होगा और S2 नेगेटिव होगा। इस केस में D1 यानी जो ऊपर का डायोड है वो हो जाता है हमारा फॉरवर्ड बायस में और D2 हो जाता है रिवर्स बायस में। तो मैंने भी क्या कहा था कि जब D1 अगर फॉरवर्ड में है तो D1 से करंट फ्लो करेगा, लेकिन D2 क्या है, रिवर्स में है, तो D2 से करंट फ्लो नहीं करेगा। बस कहानी समझ लो, यानी कि ओनली D1 कंडक्ट है ना, यानी सिर्फ D1 से करंट फ्लो करेगा। हेंस फ्लो ऑफ करंट है ना लोड अक्रॉस RL इज फ्रॉम A टू B, यानी करंट A से B की ओर फ्लो करेगा, है ना, A से B की ओर करंट हमारा सब फ्लो किया। बात समझ आ गया? नहीं, इसको हम बोलते हैं सेंटर टाइप, इसको हम लोग सेंटर टाइप बोलते हैं, बीच टाइप इसको हम लगा लेते हैं इस टाइप से। अब जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे ना इनपुट सिग्नल में, तो क्या होगा, उसमें उल्टा हो जाएगा, यानी S1 हो जाएगा नेगेटिव ना, दिख रहा होगा S1 जो सेकंड फिगर में S1 हो जाएगा नेगेटिव और S2 हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, सेकंड फिगर में देखना, ठीक, और S2 हो जाएगा पॉजिटिव, यानी इस केस में हमारा जो D1 हो जाएगा रिवर्स बायस में और D2 हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस में। क्यों? क्योंकि देखो ये P होता है N होता है, तो देखो P के D1 में क्या हो रहा है, P जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, है ना, और ये जो बीच में लगा पॉजिटिव, ये किसे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है N से, है ना, तो ये हो गया हमारा D1 हो गया रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बात समझ आ गया? और देखो D2 हो गया, देखो अब D2 में देखो ये P टाइप और ये N टाइप, अब देखोगे P जुड़ गया है पॉजिटिव से और N जुड़ गया है हमारा, यानी N साइड जुड़ गया हमारा बैटरी के पॉजिटिव से, है ना, पॉजिटिव देखो A से जुड़ा पॉजिटिव यहाँ पर, यानी हमारा D1 हो जाएगा रिवर्स बायस में और D2 हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस में। तो करंट कौन फ्लो कराएगा, यानी ओनली D2 कंडक्ट्स, है ना, कट लेना, ओनली D2 करंट फ्लो कराएगा, है ना, D2 करंट कराएगा, D1 नहीं, क्योंकि D1 तो हमारा रिवर्स में है और D2 हमारा फॉरवर्ड में, तो D2 करंट फ्लो कराएगा, यानी जो हमें करंट मिलेगा वो हमें अक्रॉस RL मिलेगा, और ये कहां से कहां फ्लो करेगा, A से B की ओर। बात समझ आ गया? ये हो गया पूरा फुल वेव रेक्टिफायर, और ये भी हो गया इसका इनपुट और आउटपुट सिग्नल का ग्राफ, इनपुट और आउटपुट सिग्नल का ग्राफ हो गया ये। ठीक, अब देखो यहाँ भी जल्दी से हम बात करते हैं कि जो अगर हमारा इनपुट जब पॉजिटिव आया तो कौन करंट फ्लो कराया था, D1, तो D1 से हमें आउटपुट मिला। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, जब ये चला नेगेटिव में तो D2 बन गया था हमारा फॉरवर्ड बायस में, तो D2 से करंट फ्लो मिल गया हमें। ठीक, नेक्स्ट साइकिल में फिर क्या होगा, फिर पॉजिटिव होगा तो D1 हमारा करंट फ्लो करा लेगा ऐसे ऊपर, और नेगेटिव हाफ साइकिल में अगले नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 हमारा करंट फ्लो करा देगा। ठीक, अब इसमें याद रखना कि इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f है ना, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी f होती है तो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर में यहाँ पर इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2f के इक्वल हो जाती है। बात समझ आ गया? थोड़ा सा आप एक चीज यहाँ भी लिख लेना कि यहाँ पर अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी f है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, देखना ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसमें फ्रीक्वेंसी f होती है। कैसे होती है मैंने अपने आपको वीडियो लेक्चर में बताया है, मेरा वीडियो लेक्चर देख लेना, लेक्चर नंबर 3 मैंने बताया था क्यों फ्रीक्वेंसी यहाँ इक्वल बराबर होती है इनपुट और आउटपुट की हाफ वेव में, जबकि फुल वेव में रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी f है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। ठीक, तो यहाँ देखना, अगर यहाँ इनपुट की फ्रीक्वेंसी f है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी f होती है, किसमें, अर्ध तरंग दृष्टिकारी मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में। बात समझ आ गया? अब ये हिंदी में रहा सबके लिए, मैंने हिंदी में भी यहाँ सब कुछ लिखा है, आपको एक्सप्लेन किया है। ये D1 PN ये माइनस में होगा, ये P साइड होगा, ये N साइड होगा, ये हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये S1 हमारा हो जाएगा नेगेटिव और S2 हो जाएगा पॉजिटिव। अब और ये हमारा P और N साइड होता है बैटरी का, डायोड का हमारा। ठीक, तो इसमें बता देना क्या होता है कि धनात्मक चक्र में S1 धनात्मक पर होता है और S2 हमारा ऋणात्मक विभव पर होता है, यानी डायोड D1 अग्र अवनित होता है और D2 हमारा पश्च अवनित होता है। इस स्थिति में हमारा D1 चालक करेगा, लेकिन और करंट हमारा यानी सिर्फ डायोड D1 से करंट फ्लो करता है और हमें आउटपुट मिलता है A से B की ओर, और करंट भी फ्लो करता है A से B की ओर, है ना। और इसके निरसी संकेत के ऋणात्मक अर्ध चक्र यानी अगले हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में S1 हो जाएगा नेगेटिव पे और S2 हो जाएगा हमारा धनात्मक विभव पर, यानी इस केस में हमारा D1 हो जाएगा वो रिवर्स बायस मतलब व्युत्क्रम अभिन्नत हो जाएगा, और डायोड D2 होगा आपका अग्र अभिन्नत मतलब फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। इस प्रकार सिर्फ D2 धारा का चालन करेगा और इस प्रकार फिर से करंट A से B की ओर फ्लो करता है। यानी इससे स्पष्ट है कि हमारा संकेत धनात्मक हो या ऋणात्मक, लोड प्रतिरोध में सदैव एक धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है और प्राप्त निर्गत पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है।
ठीक है, तो इसका भी इनपुट फ्रिक्वेंसी f, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी 2f होता है ना। ये ग्राफ भी अपना लेना, इनपुट और आउटपुट का पूरा ना। ये इनपुट का होता है हमारा, और आउटपुट का क्या होता है, आउटपुट में हमें करंट मिलता है, लेकिन हमेशा एक ही डायरेक्शन में, मतलब D1 से मिलेगा, अगला नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 से मिलेगा करंट, फिर अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें D1 से करंट मिलेगा, और अगले हाफ साइकिल में हमें D2 से, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर हमें D2 से करंट मिलता है। बात समझ आ गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेना कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है, पी इंजेक्शन क्या होता है, और लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। इसमें कन्वर्जन, लॉजिक गेट्स में आप कन्वर्जन याद रख लेना, कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, कन्वर्जन याद रख लेना। इसका ट्रूथ टेबल याद रख लेना, है ना, और इसका आप एक सिंबल याद रखना पूरा, है ना। तो पूरा का पूरा जो लॉजिक गेट्स है ना, ये आपको मेरा सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 4 में मिल जाएगा। वहां देखना, मैंने बड़े अच्छे तरीके से पूरा पूरा एक्सप्लेन किया है, बहुत से जिन्होंने देखा नहीं है चेक कर लेना, यहाँ से लॉजिक गेट से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और पी इंजेक्शन क्या होता है वो भी आप जाके वहां पर देख लेना। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है ये भी जाकर आप मेरा लेक्चर नंबर आई थिंक 2 या 1 में आप देख लेना, वहां आपको मिल जाएगा चीजें। ठीक है, तो बस ये था हमारा सेमीकंडक्टर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे इस चैप्टर से भी, जो मैंने आपको बताया, यहाँ से भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी ये 5 मार्क्स तो कन्फर्म है इसको चैप्टर से आता है, 3 मार्क्स में भी इसी में से कोई एक छोटा सा पार्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बात यही था कि आपने, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो बता दिया है। गेस पेपर बहुत ज्यादा के भरोसे मत रहो, गेस पेपर में कुछ नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूँ वही गेस पेपर में लिखा रहेगा, वही क्वेश्चन लिखा रहेगा। ठीक है, तो गेस पेपर के भरोसे मत रहो। अभी कहता हूं, जो मैं सब चीज को आपको मैंने एक ही वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दिया है, तो क्यों गेस पेपर के चक्के भरोसे रहोगे। गेस पेपर लास्ट टाइम पे आएगा, आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अभी टाइम है, पढ़ो। ठीक है, चलो बाकी तब है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर हम आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी हमारा चैनल तो है ही, आप सभी को पता ही है कि ये चैनल हमारा और आप सभी स्टूडेंट्स का है। ओके।